दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है जो पिछले 3 सालों से विधवा थी, लेकिन दिन रात वो किसी से बातें किया करती थी। एक दिन रात को उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है और उधर से वो शख्स कहता है, हेलो मेरी विधवा रानी। तो इधर से ये कहती है, यार कम से कम तुम तो मुझे विधवा नहीं कहो, क्योंकि सारी सच्चाई तुम्हें पता है। उसके बाद दोस्तों, वो औरत वीडियो कॉल पे ही उस आदमी के सामने अपने कपड़े बदलती है। उसके बाद लाल साड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है और एक सुहागन की तरह सज जाती है और फिर वीडियो कॉल पे शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये बात से ये लोग अनजान थे कि कोई तीसरा भी इस करतूत को, ये अनहोनी को देख रहा है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की जिला गोंडा की है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की है। गोंडा जिला अयोध्या से सटा हुआ जिला है। गोंडा जिला के देहात कोतवाली क्षेत्र के बेसियाचंद गांव की एक कहानी है। दोस्तों, महिला जो होती है उसका नाम रहता है गुड़िया। गुड़िया की शादी बेसियाचंद गांव के रामकरण से होती है और उसके परिवार में रामकरण के अलावा उसके 3 भाई, उसके पिताजी, हंसता खेलता परिवार रहता है। कुछ दिनों तक गुड़िया और रामकरण अच्छे से रहते हैं, हंसता खेलता परिवार चलता है। उसके बाद परिवार में कुछ कहासुनी को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दिन जो गुड़िया थी रोती बिलखती तड़पती थाने पहुंच जाती है और थानेदार से कहती है, साहब मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थानेदार साहब उसको शांत कराते हैं और कहते हैं, शांति पूर्वक जो हुआ है उसको बताओ। उसके बाद वो बोलती है, साहब मेरे परिवार में जो 3 देवर हैं, श्याम, अर्जुन, आज्ञाराम, उसके अलावा उसके बाद जो मेरे ससुर हैं, इन चारों की नीयत ठीक नहीं है। जमीन जायदाद जो है वो अपने नाम कर लेना चाहते हैं। इस पर जब मेरे पति ने उनसे सवाल जवाब किया, उन लोगों ने उसे मार डाला है और उसके बाद लाश को गायब कर दिया है। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। जिस तरह से वो बिलख रही थी, तड़प रही थी, थानेदार साहब तुरंत कार्रवाई करने निकल जाते हैं और बेसियाचंद गांव को घेर लेते हैं। उसके बाद चारों लोगों को कहीं भागने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद थानेदार साहब उन चारों लोगों से पूछते हैं, ये बताओ तूने रामकरण की लाश कहाँ छुपा रखी है। दोस्तों, वो चारों लोग कहते हैं, साहब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जो गुड़िया है उनसे पूछिए, उसको इस बारे में शायद जानकारी होगी। अपने ही परिवार के अपने भाई की हत्या क्यों करेंगे। अब दोस्तों, थानेदार साहब जो हैं उस औरत की तरफ देखते हैं, लेकिन उसकी मासूमियत, उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता है कि ये औरत भी अपने पति के साथ कुछ कर सकती है। दोस्तों, पुलिस जो है शुरू से अंत तक इन्हीं चारों लोगों को आरोपी मानती है और हत्या के रूप में इन चारों लोगों पे FIR दर्ज करती है और हत्यारे के रूप में इन लोगों को कोर्ट में पेश करती है और पुलिस जो है लाश को ढूंढने में लग जाती है। अब तक जो गुड़िया देवी है वो विधवा हो चुकी होती है और एक ही परिवार के 5-5 लोगों का ये हाल हो जाता है। 4 लोग को जेल में डाल दिया जाता है, एक का मर्डर हो जाता है। इससे परिवार का पूरा हाल जो है बेहाल हो जाता है और पूरा गांव सदमे में आ जाता है। अब दोस्तों, उनके परिवार के जो औरत थे, रिश्तेदार थे, जब जेल में मिलने जाते थे उनसे वो लोग यही पूछते थे कि ये बताओ लाश मिला कि नहीं मिला। ये लोग सोचते थे कि शायद लाश मिल जाए तो हम लोगों को कुछ छुटकारा मिल जाए। तो ये लोग पूछते थे कि तुम लोग बताओ, तुम लोग उसे मार करके कहाँ छुपा दिया है, कहाँ फेंक दिया है। तो वो लोग बोलते थे, पागल हो गए हो, हम अपने परिवार के व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं। अगर मारा होता तो कम से कम तुम लोगों को तो बताते। तुम लोगों को तो पता है, अगर लाश मिल जाती तो कम से कम पुलिस को भी सच्चाई पता चल जाती। अब दोस्तों, जो गुड़िया थी इस दौरान वो लगातार किसी से बातें किया करती थी। चूँकि बात जो है आधी रात के बाद ही करती थी, तो अगल बगल के कुछ लोग थे जो पड़ोस में रहने वाले थे, कुछ उनको आवाज़ सुनाई देती थी। अब दोस्तों, जेल में जो व्यक्ति थे, जो लड़के थे, वो उन लोगों से पूछते हैं कि ये बताओ जो गुड़िया देवी है उसका क्या हाल है। तो ये लोग कहते हैं, अरे गुड़िया देवी इतनी निर्लज औरतें हैं, उसका तो हाल ठीक है, वो किसी से दिन रात बातें किया करती है और ऐश कर रही है और बस यही कहती है कि हमारे रास्ते के रोड़े जो है वो हट गए, अब हमको कोई नहीं परेशान करेगा। अब ये बातें वो लोग सुनते हैं तो कहते हैं, ज़रा तुम लोग पता किया करो कि वो किससे दिन रात बातें करती है। दोस्तों, उसी दिन के बाद से ये लोग मुखबिरी शुरू कर देते हैं और उसके चक्कर में लग जाते हैं कि ये किससे बातें कर रही है।
अगले दिन से औरत जो है उसके चक्कर में लग जाती है। अगले दिन रात को 12 बजे के आसपास हो रहा था, वो औरत खिड़की से देख रही है, जैसे उसके फ़ोन पे कॉल आता है, औरत अपनी विधवा वाली साड़ी को निकाल के रख देती है और लाल साड़ी पहन लेती है। उसके बाद सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, एक सुहागन की तरह सज करके पूरी रातें बातें करती है सुबह तक। ऐसे ही बातें जो है लगातार चल रहा था, कई दिनों तक चल रहा था। ये सब देखने के बाद उनकी घर की जो औरतें थी फिर थानेदार साहब के पास पहुंचती है और थानेदार साहब से ये सारी बातें बताती है। थानेदार साहब जो गुड़िया देवी है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका पति मरे हैं, उनका लाश भी नहीं मिला और हमारे घर के लोग हैं उनको आप जेल में डाल दिए हैं। इसकी पूरी जांच फिर से एक बार की जाए, क्योंकि वो औरतें रात को किसी से वीडियो कॉल पे बातें करती है और ऐसे सजती संवरती है एक सुहागन औरत की तरह। अगले दिन थानेदार साहब गुड़िया देवी को बुलाते हैं और कहते हैं कि गुड़िया देवी, आप रात को किससे बातें करती हो? तो गुड़िया देवी कहती है, आप एक भारतीय नारी का अपमान कर रहे हैं। सिर्फ अपमान ही नहीं कर रहे हैं, एक लांछन लगा रहे हैं, आप पाप के भागी भी बन रहे हैं। ये सब बातें सुन के थानेदार साहब सख्त हो जाते हैं, उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचता। थानेदार साहब एसपी, जो गोंडा के एसपी होते हैं विनीत जायसवाल सर, उनके पास ये कॉल करते हैं और सारी बातें बताते हैं कि एक गुड़िया देवी है जिनके पति की हत्या हो गई है और उनकी लाश भी नहीं मिली है, और अपने पति की हत्या के जुल्म में 4 लोगों को, अपने घर के 4 लोगों को जेल में भिजवा दी है। तो इस पे क्या किया जाए? वो रात को किसी व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात भी करती है। तो एसपी साहब जो विनीत जायसवाल थे तुरंत कहते हैं कि उसकी नंबर का CDR निकाला जाए और उसके नंबर को ट्रैक किया जाए कि ये व्यक्ति कहाँ का है और किससे बातें करती है। अगले दिन एक टीम गठित किया जाता है विनीत जायसवाल सर के माध्यम से और उसके नंबर को ट्रैकिंग किया जाता है। तो मालूम चलता है ये नंबर गुजरात के किसी व्यक्ति का नंबर है। अगले दिन टीम को गुजरात नंबर ट्रैक करके भेजा जाता है। अब दोस्तों फ़ोन की ट्रेसिंग करते करते गुजरात के जिला कक्ष पहुंच गए जहां का वो नंबर था। नंबर के माध्यम से वहां पहुंच गए जहां पे वो व्यक्ति काम कर रहा था। पुलिस जा कर के उसे पकड़ती है तो दोस्तों ज़मीन तले पैर खिसक जाती है। दोस्तों, जिस हत्या के जुल्म में उसके परिवार वाले जेल की सज़ा काट रहे थे वही रामकरण होता है, गुड़िया का पति होता है। वो लोग उसे हिरासत में लेते हैं, गुंडा लेके आते हैं, बेसिया चैन लेके आते हैं जैसे कि उसका गांव था। सारे लोग उसको देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और गांव वाले बोलते हैं, अरे यार ये तो जिंदा है। और इसके ही परिवार के 4 लोग जेल में 3 सालों से सड़ रहे हैं और इसकी पत्नी जो है विधवा की भेष बनाकर घूम रही है। इसने अपने पत्नी को भी इसका मतलब धोखा दिया है, लेकिन अभी तक ये किसी को पता नहीं था कि आखिर में माजरा क्या है। दोस्तों, जब पुलिस गुड़िया देवी और रामकरण से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि परिवार को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये दोनों ने साजिश रची थी। लेकिन दोस्तों, पति पत्नी जब ये प्लान बनाते वक्त भूल गए कि रामकरण जब गांव आएगा तो कैसे आएगा, तो गुड़िया देवी का क्या होगा। अब दोस्तों, क्योंकि गुड़िया देवी को भी शक था कि ये कहीं गुजरात में शादी ना कर ले, इसी सब को देखते हुए गुड़िया देवी रात को सजती संवरती थी और फ़ोन पे बातें किया करती थी। दोनों को न्यायालय के गुमराह करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है और उन 4 लोगों को राहत मिलती है, बेचारे 3 साल से जो जेल में बंद थे। तो ऐसे ऐसे सातिर लोग पड़े हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।